हेलो स्टूडेंट्स, तो अब टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एज सच ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत सारी हेडिंग्स हैं, बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, लेकिन उसमें कुछ सेलेक्टेड हेडिंग जिससे कि इस वक्त फ़िलहाल अभी आप जेई का एग्ज़ाम दें और वहाँ पर आपका नंबर आ जाए, केवल उतनी ही काम की ही केवल हेडिंग्स रखी हैं। तो सीधे स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की। अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर ही नहीं बनेगा, मतलब कहने का इफ इट्स आउटकम्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। फिर बात आती है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो जैसे इन केस ऑफ डाई सैंपल स्पेस 6 हो जाएगा, कॉइन के केस में 2 हो जाएगा, 2 कॉइन होंगे तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 डाइस होंगे तो 6 स्क्वायर 36 हो जाएगा। सैंपल पॉइंट का मतलब जो द एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि डाइस के केस 1 2 3 4 5 6 हैं तो 3 हो गया सैंपल पॉइंट, 4 हो गया सैंपल पॉइंट, लाइक दैट। फिर आता है इवेंट, अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। जो भी हम लोग प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करेंगे, जैसे अगर डाइस के केस में करें तो या तो हम पूछेंगे 1 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, या 2 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, या ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, यानी कि जो भी हम पूछेंगे वो 1 2 3 4 5 6 से ही होगा। तो इसीलिए लिखा हुआ है अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अब बात आती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो 2 और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर वो एक साथ ना आ पाए। जैसे कि रेस में अगर रेस अगर हो रही है 3 घोड़ों की, तो मानी बात है कि कोई एक ही जीतेगा, तो ये क्या हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब हो गया कि जिसमें सारी की सारे पॉसिबल आउटकम्स आप कंसीडर कर लें। मतलब कहने का ऐसा ना हो कि कुछ भी छूट जाए। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ चुका है। इसका मतलब यह कि जैसे मान लीजिए कि इन टर्म्स ऑफ पी कोई 3 प्रोबेबिलिटी दे रखी है और कहा गया है कि ये तीनों एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, तो इसका मतलब पहली बात तो यह है कि वो तीनों इंडिविजुअल 0 से 1 के बीच में लाई करेंगी और तीनों का सम 1 के बराबर होगा। अब बात आती है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट की। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का एक सीधा सा एग्जांपल ये ले ले कि अगर 52 कार्ड्स हैं और उसमें से आप एक कार्ड निकाल रहे हैं और उसको वापस नहीं रख रहे हैं, तो मानी बात है कि जब दूसरा कार्ड निकालेंगे तो अफेक्टेड हो जाएगा, तो ये हो जाएगी डिपेंडेंट। और आपने एक कार्ड निकाला और फिर उसको वापस रख दिया, तो यानी कि जब पहला कार्ड निकाला और दूसरे कार्ड निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो तो इंडिपेंडेंट हो जाएगी, क्योंकि आपने वापस उसमें फिर से रख दिया, वो फिर से 52 कार्ड्स हो गए। इक्वली लाइकली इवेंट्स, जैसे कि डाइस के केस में ऑड आने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी होती है इतनी इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, कॉइन के केस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है। डिसजॉइंट इवेंट, इसके बारे में कुछ कहने नहीं किया है, मतलब कहने मतलब कुछ भी कॉमन ना हो। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, यानी कि जो ना हो, अगर ए इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो जो इवेंट ना हो उसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कह देंगे। अब बात आती है ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट। ये कुछ भी नहीं है, बस ये प्रोबेबिलिटी को लिखने का एक दूसरा तरीका है कि ए फेवरेबल केसेस हैं, बी अगेंस्ट केसेस है, तो ए अपॉन बी को ऑड्स इन फेवर बोलते हैं और बी अपॉन ए को ऑड्स अगेंस्ट बोलते हैं। ए प्लस बी अगर करेंगे तो ये टोटल केसेस जाएंगे, तो कहने का मतलब फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, और अगेंस्ट केसेस अपॉन टोटल केसेस ये प्रोबेबिलिटी ना होने की हो जाएगी। तो वही लिखा है कि पीई प्लस पीई डैश इज इक्वल टू 1, कि इस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। अब बात करते हैं प्लेइंग कार्ड्स। तो टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जिसमें 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं, 13 कार्ड्स स्पेड्स के होते हैं, 13 क्लब्स के होते हैं, 13 हार्ट के होते हैं और 13 डायमंड के होते हैं। फेस कार्ड्स वो जिसमें कि फेस बना हो, लाइक किंग्स, क्वीन और जैक, मतलब कहने का कि गुलाम बेगम बादशाह। ऑनर कार्ड्स का मतलब हो गया गुलाम बेगम बादशाह इक्का, एस, किंग्स, क्वीन और जैक। अब बात आती है प्रोबेबिलिटी की, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो P इज इक्वल टू एनी अपॉन NS लिखा है। एक सिंपल सा एग्जांपल लिख लिया है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर यानी कि 365 डेज, और बी वाला पार्ट है कि लीप ईयर कंटेन्स 53 संडेज। तो एक लीप ईयर में 360, नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं। 52 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 364 आ जाएगा, बचेगा 1। कहने का मतलब 52 संडेज तो कंफर्म है, एक और दिन बचता है, अब वो एक और दिन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में से कोई भी हो सकता है। तो फेवरेबल हुआ संडे और टोटल केसेस है 7। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, तो 52 संडेज तो कंफर्म है, बाकी बचे 2 दिन। अब जो 2 दिन बचेंगे वो दो दिन मंडे और वेंसडे तो होंगे नहीं, वो होंगे 2 कॉन्सेक्यूटिव।
लाइक संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। तो फेवरेबल केसेस 2 हैं और टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है 7, 2/7। ये अच्छा क्वेश्चन, ये मेंस के लिए अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट एन ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम कंटेन्स 53 संडेज। तो नॉन लीप ईयर होने की प्रोबेबिलिटी, नॉन लीप ईयर होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 और लीप ईयर होने की प्रोबेबिलिटी 1/4, क्योंकि ये माना जाता है कि हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, तो 1/4 हो गई लीप ईयर होने की प्रोबेबिलिटी, और लीप ईयर होने की प्रोबेबिलिटी इनटू लीप ईयर से 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी ऊपर आप निकाल चुके हैं 2/7। फिर नॉन लीप ईयर यानी कि 3/4 और नॉन लीप ईयर से संडे होने की प्रोबेबिलिटी 1/7 मींस ओवरऑल 5/28। अब यहां पे ये जो एग्जाम्पल अब दिया है, इसके बाद से नेक्स्ट एग्जाम्पल वो और अच्छे समझना है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 क्वींस। तो टोटल 4 क्वीन होती हैं, तो 4C2 हो गया, यानी कि आउट ऑफ 4 दो के कॉम्बिनेशन, अब होल डिवाइड बाय टोटल C2 यानी कि 52C2। इसको समझिएगा, यहां पे हमने पहली बार बोला है, समझना है तो बहुत ध्यान समझिएगा कि सेम वही चीज है, एक बार 3 कार्ड निकाले गए, एक बार 4 कार्ड निकाले गए, एक बार 5 कार्ड्स निकाले गए, एक बार 6 कार्ड्स निकाले गए, वही 52 कार्ड से वो कह रहा है कि फाइंड, पहले में कह रहा है कि एक क्वीन और 2 एस हो, तो क्वीन भी 4 होते हैं, एस भी 4 होते हैं, जैक भी 4 होते हैं, किंग भी 4 होते हैं, तो एक क्वीन 4C1, 2 एस 4C2 अपॉन टोटल C3। बी वाले पार्ट में कह रहा है कि 2 जैक और 2 किंग हो, 4C2 इंटू 4C2 अपॉन टोटल C4, क्योंकि 4 कार्ड्स निकाले गए। अब इसको समझिएगा, यहां पे कह रहा है 5 कार्ड्स निकाले गए और सी पार्ट में कह रहा है कि एग्जैक्टली 1 एस और 1 किंग हो, यानी कि ये बात वो नहीं बोल रहा है कि बाकी के 3 कार्ड्स वो एस और किंग ना हो, ये भी इसमें शामिल है। मतलब एग्जैक्टली 1 एस और किंग का मतलब कि बाकी के जो 2 कार्ड्स हो वो एस और किंग ना हो, तो एस और किंग के अलावा कितने कार्ड्स बचते हैं 44, तो 4C1 इंटू 4C1 इंटू 44C3 अपॉन टोटल C5। इसी तरह से अब बात करें 6 कार्ड्स की, तो वो अब आप समझ गए, उसको आप देख लीजिएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो पी ए अपॉन बी का मतलब बिल्कुल भी दिमाग में ये ना रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी कोई डिवाइड हो रही है, ये एक नोटेशन है। नोटेशन किस बात का, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो पी ए बाई बी का ये तो फॉर्मूला लिखा है, कैसे आया अब इसको समझ लेते हैं। लिखा क्या है, पी ए बाई बी इज इक्वल टू पे ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, बहुत इजी सा एग्जांपल केवल आपको समझाने के लिए। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इन अ केस ऑफ ए डाई इफ इट इज नोन दैट इट शोज इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स होते कितने हैं, 2, 4 और 6। कह रहा है कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 2 हो और इवन नंबर, तो इसमें कॉमन क्या मिल गया, एक ही नंबर मिल रहा है जो कि 2। होल डिवाइड बाय पी बी जैसे लिखा है, पी बी का मतलब लिखा नहीं कि व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो यहां पे क्या चीज ऑलरेडी अकर्ड है, इवन नंबर्स। इवन नंबर कितने 3, तो यही हो गया 1/3। तो जैसे पी ए अपॉन बी इज टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी आया है, तो वैसे ये ए बी सी डी ये कुछ फैक्ट्स लिख दिए गए हैं, बेसिक चीज। ई वाले को दिमाग में बैठाए रहिएगा कि पी ए बाई बी प्लस पी ए डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए अपॉन बी, ये 1 होता है। ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से एक ऑप्शन ये था, एडवांस में कभी पूछा जा चुका है, उसका एक ऑप्शन ये था। अब मान लीजिए कि ए का बी से या बी का ए से कोई मतलब ही ना हो, कि ए और बी इंडिपेंडेंट हो आपस में। तो जैसे कि हमने कहा कि पी ए अपॉन बी का मतलब ये नहीं है कि आप कोई 2 प्रोबेबिलिटी को डिवाइड कर रहे हैं, ये एक नोटेशन है कि बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। लेकिन अब पी के होने ना होने से ए पर कोई फर्क ही नहीं है, तो इसका मतलब पी ए बाई बी को आप पी ए की तरह ही कंसीडर करेंगे। तो उस केस में क्या हो गया, पी ए बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, तो यहां से पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया पी ए डॉट पी बी। तो पी ए यूनियन बी जैसे होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह पर पी ए डॉट पी बी कर देंगे। इस पे कुछ क्वेश्चन बन सकता है, अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे तो वहां पर पी ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा, तो उस केस में पी ए यूनियन बी क्या होगा, पी ए प्लस पी बी ओनली। अब बात आती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कब करते हैं, जब नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ जाएं। क्योंकि अगर मान लीजिए कहा जाए कि एक कॉइन को 3 बार उछाला गया, 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप सिंपली निकाल लेंगे टेबल बनाकर। लेकिन अगर कहा जाए कि एक कॉइन को 31 टाइम्स थ्रो किया गया और उसमें से 16 बार हेड आए, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो फिर तो तब तो टेबल नहीं बन पाएगी। तो इसमें क्या है कि स्मॉल पी विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन एंड ट्रायल्स और स्मॉल क्यू विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन एंड ट्रायल्स।
देन प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल आर सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स क्या है, एनसीआर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर। यहां से डायरेक्टली हमको प्रोबेबिलिटी मिल जाती है, जैसा कि अगला एग्जाम्पल दे रखा है। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, यानी कि n इज इक्वल टू 10 हो गया। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड्स, यानी कि r इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। और हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ होती है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ होती है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 10c6 1/2 टू द पावर 6 और 1/2 टू द पावर 4। लेकिन अगले वाले में कह रहा है कि एटलीस्ट 6 हेड्स। एटलीस्ट 6 हेड्स का मतलब 6 हेड्स भी हो सकते हैं, 7 9 8 9 10 पूरे 10 तक हो सकते हैं। तो उस केस में 10c6 1/2 टू द पावर 6 इंटू 1/2 टू द पावर 4 प्लस 10c7 से लेकर 10c10 1/2 टू द पावर 10 1/2 टू द पावर 0। और इसका सी पार्ट एटमोस्ट 6 हेड्स, मतलब मैक्सिमम 6 हेड्स आ सकते हैं, यानी कि मिनिमम 0 हेड्स भी हो सकते हैं। तो अब यहां पर आर की वैल्यू 0 से लेकर 6 तक हो गई। अब देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो पूछा गया है, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ फेयर कॉइन मस्ट बी टॉस सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड कह रहा है, यानी कि टोटल में से सारे हेड हम सेपरेट अगर कर देंगे तो एटलीस्ट 1 हेड आ जाएगा। इज मोर देन 99%, 99% का मतलब 99/100 कह रहा है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। मान लिया कि n स्मॉल n बी द मिनिमम नंबर ऑफ टॉस रिक्वायर्ड टू गेट एटलीस्ट 1 हेड। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल में से 1/2 टू द पावर n हम सेपरेट कर दें टोटल में से। तो कह रहा है कि ये जो प्रोबेबिलिटी आई दिस इज ग्रेटर देन 99% मींस ग्रेटर देन 99/100। तो यहां से क्या हो गया, 1/100 इज ग्रेटर देन 1/2 टू द पावर n, या फिर उसका उल्टा लिख लिया 1/2 टू द पावर n इज लेस देन 1/100, या फिर 2 टू द पावर n इज ग्रेटर देन 100। n की वैल्यू 6 होती है तो 64 आता है, n की वैल्यू 7 होती है तो 128 आता है, यानी कि n की वैल्यू मिनिमम जो होगी वो 7 होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं बेस थ्योरम की। बेस थ्योरम में जैसा बता रहे हैं वैसे ही समझिएगा, क्योंकि अगर आप बुक वगैरह में देखेंगे वो भी इस टाइम पे तो उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। यहां पे हमने बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेकर आपको समझा दिया है। इसमें 2 केस बनाए हैं, 2 केस होते हैं। अब पहला केस क्या है कि 2 बैग दे रखे हैं, एक बैग में 4 ब्लैक बॉल हैं और 5 व्हाइट बॉल हैं, दूसरे बैग में 3 ब्लैक बॉल हैं और 6 व्हाइट बॉल हैं। कह रहा है एक बॉल निकाली गई फ्रॉम द 2 बैग्स, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल। एक बात को ध्यान रखिएगा कि बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 आना चाहिए, यही टोटल प्रोबेबिलिटी होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि बैग जो भी दे रखे हैं, यहां पे 2 बैग हैं, इसके अगले एग्जाम्पल में 3 बैग्स हैं, तो उन तीनों बैग्स को चूज करने का जो सम आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। तो फिलहाल अभी 2 बैग हैं तो एक बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी हाफ, और पहले बैग से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 5/9, टोटल 9 बॉल्स हैं। फिर दूसरे बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी हाफ, और दूसरे बैग से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 6/9। तो कुल मिलाकर जो भी आंसर आ रहा है 11/18, उससे मतलब नहीं है। अब दूसरा एग्जाम्पल, अब यहां पर 3 बैग ले लिए गए और सेम वही क्वेश्चन है, बस कहा गया कि अब ब्लैक बॉल निकले। तो बैग ए को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और उससे ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 4/7, क्योंकि 3 व्हाइट और 4 ब्लैक है, यानी टोटल 7 है, 4 ब्लैक है तो 4/7। फिर बैग बी को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और 3/7 हो गया ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। बैग सी को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और उससे ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 5/7, बाकी आंसर जो भी आ जाए। अब यहां पे जैसा कि हमने बोला कि बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए, तो अब यहां पे लिखा गया है कि अ कॉइन इज टॉस्ड इफ 2 कम्स अप। एक कॉइन को हमने थ्रो किया, अगर 2 आता है तो हम बैग ए को सेलेक्ट करेंगे, और अगर 3 आता है तो बैग बी को सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज सी को। अदरवाइज का मतलब क्या हो गया कि 2 और 3 के अलावा, यानी कि 1 4 5 6 अगर आता है तो हम बैग सी को लेंगे। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और उससे ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 4/7, जैसा कि ऊपर है। फिर 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और उससे ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/7, ऊपर लिखा ही हुआ है। अब बाकी के बच्चे 4 नंबर, तो 4/6 हो गई इंटू, अब बैग सी सेलेक्ट कर लिया, उससे 5/7, आंसर 9/14। केस सेकंड को बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या है कि 2 बैग दे रखे हैं ए और बी। अब कहा गया कि अ बॉल इज ड्रॉन एंड फाउंड टू बी व्हाइट, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इट फ्रॉम बैग ए। इस केस सेकंड को प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी भी बोला जाता है, और ये
इंपॉर्टेंट होता है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई में अगर पूछा जाएगा तो डायरेक्टली यूज पे पूछ लिया जाएगा, अगर मेंस में अगर पूछ लिया गया तो इसमें क्या है कि पहले बैग ए को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ, फिर बैग ए से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 4/9 होल डिवाइड बाई बैग ए को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी और बैग ए से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी प्लस बैग बी को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी और बैग बी से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, आंसर से कोई मतलब नहीं है, 2/5 आ रहा है। अब वही सेम केस 3 बैग्स के लिए हो गया, ये आप समझ जाएंगे। हाँ, अब एग्जाम्पल जो नेक्स्ट कहा गया है, अ कॉइन इज टॉस्ड इफ 2 कम्स अप देन बैग ए इज सेलेक्टेड, इफ 3 कम्स अप लाइक तो बैग बी को सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज बैग सी को। तो वही जैसे प्रीवियस वन कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और उससे हमने बैग बी को सेलेक्ट कर लिया, 3/7 उसकी प्रोबेबिलिटी है, होल डिवाइड बाई बैग ए को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/6, बैग ए से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 4/7 प्लस बैग बी को सेलेक्ट करने, वो तो ऊपर लिखा हुआ है, फिर प्लस बैग सी को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 4/6 और बैग सी से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 5/7। अब बात करते हैं वेन डायग्राम की, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है ना तो आपके पास है इस वक्त और बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन करना है। तो अब ये वेन डायग्राम ये 2 इवेंट्स के लिए बना दिया गया है। इसको ऐसे समझिए कि इसमें एक ए का रीजन बनाया गया है, एक बी का रीजन बनाया गया है। ए बी बार का मतलब ऐसा रीजन जिसमें ए हो बी ना हो, ए बी का मतलब इसमें ए और बी दोनों हो, ए बार बी का मतलब इसमें ए ना हो बी हो, और ए बार बी बार का मतलब जिसमें दोनों ही ना हो। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पड़ता है जब 3 इवेंट्स हो। 3 इवेंट्स में देखिए, एक ए का रीजन है, एक बी का रीजन है, एक सी का रीजन है। इसमें जहां पे ए है तो उसके ऊपर बार नहीं लगाया गया, अगर बी है तो बार नहीं लगाया गया है, बी नहीं है तो उसके ऊपर बार लगा दिया गया है। ये बात ध्यान रखेंगे कि ये जैसे कि अब यहां पे 2 इवेंट हैं तो आपको 4 रीजन मिलेंगे, 3 इवेंट हैं तो 8 रीजन मिलेंगे, 4 इवेंट होती है तो 16 रीजन मिलते, लेकिन 4 बहुत ज्यादा है, 3 से ही जेई में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इन सब का जो सम है, ये जो 8 इवेंट्स बनी है, इन सब का सम 1 आना चाहिए, जैसे कि 2 में हमने शो कर दिया। मतलब इस बात के लिए वहां पर कोई पे ये प्रूफ करने को नहीं आएगा कि इसका सम, तो इसलिए उसकी कोई जरूरत नहीं, बस केवल आपको बताना था। अब बात है, देखिए क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है, बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है 3/4 ए बी सी बार, ये दे रखा है 1/3। बहुत ध्यान से देखिएगा कि ए बी सी बार कहां पे लिखा है, फिर ए बार बी सी बार दे रखा है 1/3, फिर कह रहा है कि बी इंटरसेक्शन सी बताओ। अब देखिए यहां पर बी इंटरसेक्शन सी में ए बी सी और ए बार बी सी है। अब बी के रीजन में 4 लोग आते हैं, 4 लोग में कौन कौन से, ए बी सी बार जो कि दे रखा है, ए बार बी सी बार जो कि दे रखा है, और जो बाकी बचे 2 रीजन, कौन से 2 रीजन, ए बी सी प्लस ए बार बी सी, ये होता है बी इंटरसेक्शन सी जो कि हमें निकालना है। तो बी दे रखा है 3/4, ए बी सी बार दे रखा है 1/3, ए बार बी सी बार दे रखा है 1/3, तो यहां से पी बी इंटरसेक्शन सी आराम से आपने निकाल लिया 1/12। अब बात आती है ज्योमेट्रिकल मेथड की। हो सकता है इस पे बेस कोई क्वेश्चन आ जाए, ऐसे तो अभी इसमें बहुत सारी चीजें जो कि अभी हम आपको अब एडवांस के लिए, पहले आप इसको क्वालिफाई कर लीजिए, फिर उसके बाद एडवांस में फिर अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स करेंगे, और भी कई थ्योरी हैं जो कि एडवांस में हम लोग करेंगे। अब इसमें ज्योमेट्रिकल मेथड में बजाय इसके कि उसमें हम कोई फॉर्मूला बताएं, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन से समझा देंगे। जब, बहुत ध्यान से बात को समझिए, जब सैंपल स्पेस या फेवरेबल केसेस या अगेंस्ट केसेस जब इन्फिनिटी होने लगे, उस केस में ज्योमेट्री का यूज किया जाता है। और अगर एक वेरिएबल चल रहा है तो हम लोग स्ट्रेट लाइन का यूज करेंगे, मतलब केवल स्ट्रेट लाइन की लेंथ वगैरह का यूज करेंगे। 2 वेरिएबल हैं तो एरिया से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 3 वेरिएबल हैं तो वॉल्यूम वगैरह से करते हैं। तो अब यहां पे जो क्वेश्चन है इफ, और इसका बिल्कुल देखिए ए और बी पार्ट करके बिल्कुल क्लियर भी कर दिया है कि जब सैंपल स्पेस फाइनाइट है और जब सैंपल स्पेस इनफाइनाइट है। कह रहा है कि इफ लैम्डा इज चूजन एट रैंडम इन द क्लोज इंटरवल 1 to 11, तो 1 to 11 में अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर 11 होंगे, और अगर हम बात करें रियल नंबर तो रियल नंबर्स तो 1 से 1.1 में ही इन्फिनिटी होते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा प्लस 2 होल डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 0 टू हैव रियल रूट्स। रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दिया, यानी लैम्डा स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू लैम्डा प्लस 2 कर दिया। तो यहां पे इसको सिंप्लीफाई कर लिया, लैम्डा की वैल्यू या तो 2 या 2 से ज्यादा या -1 या -1 से कम।
तो -1 वाला तो बेकार है क्योंकि लैम्डा जो दे रखा है वो 1 से 11 में ही चूज करना है। तो अब जब ए पार्ट में कह रहा है कि लैम्डा नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 2 या और 11 के बीच में कितने हो जाएंगे? 10। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10, और बाकी टोटल नेचुरल नंबर कितने? 11। तो 10/11 आ गया जबकि ए पार्ट का, जबकि लैम्डा एक नेचुरल नंबर है। लेकिन अब कह रहा है बी पार्ट में कि लैम्डा एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर में तो रियल नंबर तो इसके बीच में इनफाइनाइट होंगे। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं? गैप्स देखते हैं। 1 से लेकर 11 तक के हमने ये नंबर लाइन बना दी। 1 से 11 तक में टोटल जो गैप आ रहे हैं, जैसे 1 से 2 के बीच में एक गैप, 2 से 3 के बीच में एक गैप, तो टोटल गैप्स आ रहा है 10। और फेवरेबल केस यानी कि 2 से लेकर 11 तक के अगर काउंट करेंगे तो 9 गैप्स आ जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 9/10। इसी तरह से अब देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन में क्या, एक सर्कल के बारे में कह रखा है कि अ पॉइंट इज चूजन एट रैंडम इनसाइड अ सर्कल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट इज क्लोजर टू द सेंटर ऑफ द सर्कल देन टू इट्स सर्कमफेरेंस। यानी कि वो जो पॉइंट है वो सेंटर के क्लोज रहे सर्कमफेरेंस के कंपैरिजन में। तो मतलब एक हमने एक और सर्किल हाफ रेडियस का, जितनी भी रेडियस दे रखी है उसके हाफ का हमने ड्रॉ कर लिया। तो अब वो पॉइंट या तो इस सर्किल के अंदर रहे, मतलब यही फेवरेबल केस हो, मतलब उस पॉइंट को सर्किल के अंदर या सर्किल के सर्कमफेरेंस पे भी मान सकते हैं, पे रहे, यही इसका फेवरेबल केस होंगे। तो इसका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? अंदर वाले सर्किल का एरिया अपॉन बाहर वाले सर्किल का एरिया, पाई r/2 होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई पाई r स्क्वायर मींस 1/4। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, ये बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन 4 या 6 क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं। मतलब कहने का इस तरह से मान सकते हैं कि 3 शिफ्ट में, मतलब कि 3 शिफ्ट में जरूर पूछे गए हैं कि एक शिफ्ट में अगर इसका पूछा जाएगा तो दूसरी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, तो मीन होता है सिग्मा पी एक्स आई अपॉन सिग्मा पी आई। अब सिग्मा पी आई तो 1 होगा भाई, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज तो 1 होता है, तो मीन हो गया सिग्मा पी आई एक्स आई, वो P1 x1 प्लस P2 x2 टिल Pn xn। और मीन को हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, और इसको E ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। और P इज इक्वल मीन इज इक्वल टू n टाइम्स P भी होता है। n का मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, P का मतलब प्रोबेबिलिटी किसी चीज के होने की, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। वेरिएंस होता है NPQ, Q का मतलब 1 माइनस P। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में रिलेशन आपको पता है, अंडर रूट ऑफ NPQ हो गया। वेरिएंस दूसरा फॉर्मूला क्या है? सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन उसी का अंडर रूट हो गया। इस पे एक एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, जानबूझ के केवल आपको समझ में आ जाए, टाइम वेस्ट ना हो, तो इसलिए केवल और केवल यहां पे 3 ही वैल्यू ले ली है। एक्स ले लिया है 2 3 4, पी एक्स ले लिया है 0.2 0.5 0.3। अब कह रहा है इसका मीन बताओ, वेरिएंस बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ। वेरिएंस निकालिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो तुरंत निकल ही आया। तो बस वही टेबल बनानी है एक्स आई पी आई एक्स आई की और पी आई एक्स आई स्क्वायर की। साइंस के स्टूडेंट हैं आप, फॉर्मूला ऊपर लिखा है, उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। मीन आ रहा है 3.1, वेरिएंस 0.49 का स्क्वायर रूट ले लिया 0.7। क्वेश्चन अब हम लोग अगला करते हैं, वो जरूरी है। ये क्वेश्चन जरूरी इसलिए क्योंकि इससे आपको पता होना चाहिए कि 2019 में अभी 12 अप्रैल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये लेट अ रैंडम वेरिएबल x हैव अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 8। मीन 8 का मतलब क्या हो गया? NP इज इक्वल टू 8 गिवन है, वेरिएंस 4 यानी कि NPQ 4 गिवन है। अब NP 8 है, NPQ 4 है, तो इसका मतलब Q तो हाफ निकल ही आया, और P का मतलब क्या हो गया? 1 माइनस Q, यानी वो भी हाफ हो गया। अब P की वैल्यू हाफ पुट करेंगे तो N नंबर ऑफ ट्रायल 16 आ गए। इसमें कह रहा है P x ग्रेटर देन और x लेस देन और इक्वल टू 2। लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब x की वैल्यू 0 1 और 2 हम लोग लेंगे। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे कि हम लोग करते थे कि अब यहां पे r की वैल्यू एक बार 0, एक बार 1 है, एक बार 2 है। तो 16C0 1/2 अब अगले को हमने एक साथ लिख दिया है, होना क्या चाहिए? 16C1 1/2 और 1/2 लेकिन आएगा तो 1/2 ही। जैसे कि नेक्स्ट है 16C2 1/2 और 1/2 तो रहेगा तो 1/2 ही। टोटल सिंप्लीफाई करने पर यह आ रहा है 137/2 तो इसमें पूछा गया था k की वैल्यू क्या होगी, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, इसमें फिर से वही
मतलब 2019 मीन्स का 9th जन का है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। लेट कैपिटल X डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ एसेस ऑब्टेन्ड इन 2 ड्रॉन कार्ड्स। तो Px इज इक्वल टू 1 और Px इज इक्वल टू 2 ये निकालना है। तो एसेस होते हैं 4, एक एस निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4c1 अपॉन 52c1, यानी कि P आ गया 4 अपॉन 52, 4 अपॉन 52 का मतलब हो गया 1 अपॉन 13, यानी कि Q आ गया 12 अपॉन 13। नंबर ऑफ ट्रायल्स 2 है, नंबर ऑफ ट्रायल्स 2 है क्योंकि इसमें लिखा ना लेट X डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ एसेस ऑब्टेन्ड इन 2 ड्रॉन कार्ड्स। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स 2 है, X की वैल्यू 1 और 2 है, यानी कि R की वैल्यू एक बार 1 हो जाएगी एक बार 2 हो जाएगी। तो वही 2c1 1 अपॉन 13 की पावर 1 और Q की पावर 1 का मतलब 12 अपॉन 13 प्लस 2c2 1 अपॉन 13 का स्क्वायर 12 अपॉन 13 टू द पावर 0। आंसर 25/169, ये कौन सा ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर एक और है 4 पर्सन्स कैन हिट अ टारगेट। अच्छा इस क्वेश्चन के बारे में बता दें, ये क्वेश्चन एडवांस में शायद 2-3 बार आ चुका है, इससे पहले AIEEE में भी पूछा जा चुका है। इस टाइप क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसमें ये तो 4 के लिए है, 3 के लिए अक्सर पूछा गया है। तो अक्सर स्टूडेंट क्या कर देते हैं, जैसे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 4 पर्सन्स कैन हिट अ टारगेट करेक्टली विद प्रोबेबिलिटीज। कुछ प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/8। इफ ऑल हिट एट द टारगेट इंडिपेंडेंटली देन द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट वुड बी हिट। तो इसमें क्या है कि कोई एक का भी टारगेट सही पड़ेगा तो भी टारगेट हिट हो गया। तो बजाय इसके कि ऐसे मान ले कि 3 लोग हों, तो हम एक केसेस बनाए कि एक ने हिट कर लिया, 2 ने नहीं हिट किया, 2 ने हिट कर लिया, 1 ने हिट नहीं किया। इन सारे केसेस को बनाने से अच्छा है 1 में से किसी ने भी हिट नहीं किया, ये कर लीजिएगा। इसमें अब जैसे इसमें 4 है, जनरली 3 के लिए पूछा गया है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट क्या हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग द टारगेट। तो 1 में से 1 माइनस हाफ, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/8 सिंप्लीफाई कर लिया 25/32। ये ही प्रोसीजर अडॉप्ट कीजिएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब अगला है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हम चाहे 10 क्वेश्चन करें चाहे 10,000 क्वेश्चन करें, अगर आपकी थ्योरी सही है वहां पे क्लिक कर गया तो तुरंत क्वेश्चन निकल आएगा, अदरवाइज उसमें समय लग जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक बात का और ध्यान रखिए, इसी तरह से अगर कोई और टॉपिक आपको बहुत ही कम मतलब समय में, क्योंकि अब तो समय है ही नहीं, अब तो अगर कोई टॉपिक अगर आप बोलेंगे भी तो वो 10 मिनट से ऊपर का नहीं हो सकता है, इतना ज्यादा अब आपके पास समय भी नहीं है पढ़ने के लिए। हाँ ये हो सकता है कि एक साथ हम कुछ फॉर्मूले वगैरह रिवाइज कर लें, लेकिन जो भी अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो तो इमीडिएटली आप कमेंट इसमें कर दीजिएगा, जो भी वो तो नेक्स्ट वीडियो उसका इमीडिएट बन जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, 2 इंटीजर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस सेट 1 2 3 से लेकर 11 तक। गिवन दैट द सम ऑफ सेलेक्टेड नंबर्स इज इवन, सम ऑफ सेलेक्टेड नंबर्स इवन है और 2 नंबर सेलेक्ट किए गए, तो फिर 2 नंबर्स का सम इवन तो तभी आएगा जबकि दोनों नंबर या तो ऑड हो या फिर इवन हो। ये बात तुरंत दिमाग में जल जानी चाहिए, तुरंत दिमाग में आ जानी चाहिए। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर्स आर इवन, मतलब अब यहां पे कंडीशन लग गई कि दोनों नंबर्स इवन हो। तो अब जैसे कि लिख भी दिया गया है कि 1 से लेकर इवन तक देयर आर, यहां पर 5 इवन नंबर है, कौन कौन से 2 4 6 8 और 10, और 6 ऑड नंबर्स हैं। दिस सम विल बी इवन इफ बोथ द नंबर्स आर इवन और बोथ द नंबर्स आर ऑड। ए को मान लिया इवन जबकि दोनों नंबर इवन, और बी को मान लिया इवन जबकि दोनों नंबर इवन, जब सम ऑफ द नंबर्स इज इवन। तो एन ए हो गया 5c2 क्योंकि 5 ही तो वहां पर इवन नंबर हैं, और एन बी का मतलब जब उसका सम इवन हो तो या तो दोनों इवन हो या फिर दोनों ऑड हो, तो क्या हो गया 5c2 प्लस 6c2। तो पी ए बाई बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो कॉमन क्या है कि जब इवन वाला मामला यानी 5c2 अपॉन 11c2 अपॉन टोटल क्या है 6c2 प्लस 5c2 होल डिवाइड बाई 11c2, ये आ गया 2/5। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं रखे हैं, इतने ही एग्जाम्पल बस, फिर क्योंकि अब लास्ट टाइम चल रहा है बस इतना ही पढ़िए, इसी को पढ़ के वहां पे दीजिए, हो सकता है इनमें से आ जाए, कोशिश तो है, लेकिन थ्योरी कंप्लीट है। थ्योरी इसके अलावा मेंस के लिए कुछ नहीं है। अब जब एडवांस में करेंगे तब तो अभी बहुत सारी थ्योरी अभी और भी हम लोग करेंगे, कि जैसे मल्टीनोमियल थ्योरम वगैरह का यूज करना होता है, बहुत सारी चीजों का होता है, ज्योमेट्री बेस्ड और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें इंटीग्रेशन वगैरह यूज होता है। तो अगर इन केस आपको कोई भी और वीडियो अभी चाहिए हो तो इमीडिएट कमेंट कर दीजिए। अब जो वीडियो बनेगा वो मैक्सिमम ड्यूरेशन उसकी 10 मिनट होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, हो सकता है 5 ही 5 मिनट के बने। बाकी ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पेपर करिएगा सभी स्टूडेंट्स को। थैंक यू।